ओके जी, चलो हम एक्यूट करोनरी सिंड्रोम को इस वीडियो में इन कर देंगे। अब हमने इसकी मैनेजमेंट कर ली थी, वो थी कि एक्यूट हमने पेशेंट आया मरीज़ हमारे पास, हमने उसका क्या क्या किया। अब हम चलते हैं कि जी अब हमने एमआई का पेशेंट है, ये तो नहीं कि वो स्टेबल हो गया उसको घर भेज दोगे कि ठीक है भाई घर जाओ मौज करो और तुमने दवाई कोई नहीं लेनी, तो दवाई तो देनी पड़ेगी उसको ना। तो जो आपने मेडिकेशंस उसने अब यूज़ करनी है वो कौन कौन सी हैं। एक तो वो बंदा जो है वो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे रहेगा सबसे पहले। अच्छा, इससे भी पहले हम ना मेडिकेशन से पहले जो मरीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एमआई हुआ क्यों था। हुआ क्योंकि उस ज़ाहिर आप सिंपल एक जो एड्स भी चलते हैं टीवी पे कि जी कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए नुकसानदेह है और फैट्स जो है या उसका लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह का था, मे बी जीन्स में हो। लेकिन जो लाइफस्टाइल होता है ना वो हमारा काफ़ी सेडेंटरी हो चुका है, जिसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस के इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, तो उसकी वजह से होने वाले एमआई के रिस्क काफ़ी बढ़ गए हैं। अब आपने वो सारा उसको कहने कि जी आप स्मोकिंग छोड़ दें, आप अपने सुबह वॉक जो है वो जितना वो बेटर मतलब है उसकी कंडीशन के लिहाज से कि जी वो किया करें, और फैट्स जो है वो अपनी डाइट में ना लें, लो सॉल्ट डाइट लिया करें, वो सारी चीज़ें आपने उसको कह दी हैं। अब हम मेडिकेशन पे आएँ कि जी आपने एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी है, जो ट्रीटमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी होती है। ये क्या करेंगे जी कि ये उसमें फ्यूचर में उसको कोई थ्रोम्बोलिटिक इवेंट जो है ना वो होने से भी रोकेंगे। फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे जी, उसका हार्ट रेट भी कम करेंगे, उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी। हार्ट का काम ही कम कर रहे हैं ना, तो वो यानी अब उसको ज़्यादा इतने ऑक्सीजन को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, और उससे जो है वो हार्ट के ऊपर लोड भी कम होगा। नाइट्रेट्स जो है वो उसके वेज़ोडाइलेटर होते हैं, अब ये उसको वैसे भी अपने पास रखना चाहिए। अब अगर उसको मतलब कभी ऐसे अचानक से दर्द होती है, कोई मसला आता है, तो नाइट्रेट्स ये वो अपने मतलब ये एटलीस्ट उसका जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है ना वो कर देंगे। फिर हमारे पास स्टैटिन्स। अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल था ना वो ज़्यादा था, अब हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, तो अब हमने इसको क्या करना है कि जी स्टैटिन्स जो हैं वो थोड़ा बहुत क्या करेंगी कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इन कंट्रोल रखने में से हेल्प करेंगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज़ आ जाती है वैसे हाँ ठीक है, स्टैटिन थेरेपी जो है उसमें हमारे पास क्या है, टोर्वास्टैटिन 80 mg डेली। ठीक है, ये हमने देनी होगी। एलडीएल जो है ना, हमारा टारगेट एलडीएल ये है कि 100 से नीचे हो हमारा एलडीएल। एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 40 से ऊपर होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड हमारे 150 से कम होने चाहिए, तो हम सुकून में हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर्स क्यों देने, क्योंकि जी ये कार्डियक रीमॉडलिंग करता है और उसके साथ साथ जो है वो हार्ट फेलियर के जो ऑनसेट है उसको भी रोकता है। एमआई का जो रिस्क है वो भी कम करेगा, और इसके अलावा अगर उसको ज़रूरत है ना तो हमने इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर भी उसको लगाना है अगर उसको ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या करेगा जी कि जो सडन कार्डियक डेथ होती है उससे बचाएगा पेशेंट्स में, कि अगर एमआई हो जाता है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली का डिसफंक्शन हो जाता है या इंजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम हो जाती है, तो उस केस में जो है जो हमने ये इम्प्लांट किया हुआ होगा तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर जाएगा। तो क्या चीज़ें हमने देखी, एक तो हमने देखी कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हमने उससे कहना है कि जी तुम स्मोकिंग छोड़ दो, तुम जो है वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अपनी जो डाइट है वो थोड़ी अच्छी करो, लो सॉल्ट डाइट लिया करो, फैट्स जो है वो कम लिया करो, इफ़ पॉसिबल तो थोड़ी बहुत जो है वो वॉक जो है वो कर सको तो उसको जो है वो अपनी लाइफ में लेके आओ। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अब हमने मेडिसिन में उसको डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी दी है, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट, स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल कम किया, हमने उसका एस इनहिबिटर दिया और इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, और हमने उसको घर भेज दिया इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे दोबारा वापस ना आए। लेकिन कुछ एमआई की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास दोबारा आ सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उस आपके पेशेंट आपके पास अभी हॉस्पिटल में ही आपने डिस्चार्ज नहीं किया उसको हो सकती हैं। वो है हमारे पास, एक तो ये कि आप अभी पेशेंट के पास थे, आपने उसकी ईसीजी की या ईसीजी भी नहीं की, पेशेंट आया, आपने बेड देखा कि ये बेड फ्री, आपने उसे कहा कि आप यहाँ बैठो मैं अभी आता हूँ, या आप ईसीजी कर रहे थे उसकी ईसीजी स्टार्ट कर दी तो पेशेंट की डेथ हो गई। तो क्या हो सकता है उसमें कि उसमें पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये या जो मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक यानी सीवियर किस्म का जो है ना वो एरिथमिया, ये दो चीज़ें हो सकती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होती है कि आपकी एसिस्टोलिक जो है कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ वो ट्विचिंग रह जाती है आपकी, कि ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लैट लाइन नहीं होती लेकिन ट्विचिंग रह जाती है बस, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। या जो है ना ब्रेडिकार्डिया के अंदर मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है कि जिसमें हार्ट रेट 30 से भी आपका कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि जी अब वो पूरी बॉडी को पंप ही नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना ये सडन डेथ जो है वो कर देती हैं। फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन।
इंफीरियर वॉल एमआई जो है ना वो राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो है ना इसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। इसको मैंने पहले बताया था कि क्या कहते हैं, इंफीरियर वॉल एमआई भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास ना बीपी कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक मज़े की चीज़ ये है कि इसमें पल्मोनरी एडीमा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। हमने जितने पहले जो पढ़ा है ना हमने जो एमआई पढ़ा है उसमें हमने पल्मोनरी कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा का वर्ड यूज़ किया। हमने उसको ट्रीट करने के लिए बातें भी की थी कि हमने क्या करना है। लेकिन ये जो है ना हमारे पास इंफीरियर वॉल का एमआई ने जो पहले दिया था हमने पल्मोनरी एडीमा ठीक करने के लिए हमने डाययूरेटिक दिए थे। ये वाहिद वो एडीमा है जो हाइपोटेंशन करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं होती, लंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं, पल्मोनरी एडीमा नहीं होता, बल्कि हम इसको फ्लूइड दे रहे होते हैं, यानी इसके ट्रीटमेंट में ना हम इसमें फ्लूइड्स लगा रहे होते हैं। तो होता ही, अब देखें, अब ये आपका जो हार्ट है आपका राइट वेंट्रिकल ही ख़राब है, तो लंग्स में तो ब्लड जा ही नहीं रहा ना, तो पल्मोनरी एडीमा वाला तो चांसेस ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अब लंग्स में हार्ट नहीं जा रहा लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा, और जब लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा तो वापस जो ब्लड है वो आपके हार्ट में भी नहीं आ रहा। तो जब ब्लड वापस हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में भी नहीं आ रहा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली सर्कुलेट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके अंदर ओवरऑल क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें बीपी जो है वो आपका कम हो जाता है। बाकी जो आपने एनस्टेमी पढ़े हैं उसके अंदर आपको बीपी रेज्ड मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको बीपी कम मिलता है, और इस वजह से जो है ना, वैसे ही थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशन से हट गई हूँ, मुझे पता थोड़ा सा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। इस वजह से जो है ना हम इसके अंदर वो ड्रग्स नहीं देते जो बीपी कम करें, या जो है ना जो हार्ट रेट कम करें। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें बीटा ब्लॉकर नहीं देने चाहिए, मेटोप्रोलोल जो है वो इसमें हमने नहीं देना, ठीक है। कि मेटोप्रोलोल का नाम हमने पहले पढ़ा है जो हमारे ट्रीटमेंट था मैनेजमेंट का ना उसमें, तो इसलिए ज़रा इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अच्छा, और इसको हम किस लीड में देखते हैं, 2-3 AVF, जस्ट टू रिकॉल, नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं था बस। और मैंने ये आपको जो करवाया था पार्ट 2 में, तो तब भी मैंने आपको करवा दिया था, जो ACS का पार्ट 2 था ना, तब मैंने बता दिया था कि V4 को राइट साइड पे लगाएंगे तो आप राइट वेंट्रिकल का जो है वो अच्छे से देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं बता दी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बात मैंने बता दी वॉल्यूम फ्लूइड रिप्लेसमेंट वाली, कि हम इसमें वॉल्यूम लगाते हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि इसमें एडीमा डेवलप नहीं होता। इसके अंदर जो है ना हमने इसको ठीक करने के लिए हम इसमें फ्लूइड देते हैं, और ये वाहिद है एमआई जिसमें हम दे रहे होते हैं। बाकियों के अंदर हम पानी निकाल रहे होते हैं, इसमें हम पानी डाल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भी नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका जो ये वेज़ोडाइलेटर है ना, तो ये भी बीपी कम कर देगी, तो बंदा जो है वो उल्टा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें ये जो ड्रग्स है ना ये नहीं देनी होती। नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, या जो भी आपकी बीपी कम कर, या मेटोप्रोलोल भी हो गया, बीटा ब्लॉकर है जो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। वेंट्रिकुलर एक इसकी ये होती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन एमआई की, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, ठीक है, यानी कार्डियक टेम्पनेड हो सकता है। कार्डियक टेम्पनेड ये होता है कि जी ये आपका हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट जो है वो यहाँ से रप्चर हो गया। अब जो सारा ब्लड था ना वो बाहर आ जाएगा, और बाहर पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के अंदर आ जाएगा। पेरिकार्डियम में से बाहर तो नहीं जाने दे रही, लेकिन ये पेरिकार्डियम फ्लूइड के अंदर नॉर्मल 200 से 500 ml पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर उस बंदे का अपना ब्लड जो है वो बाहर निकल के पेरिकार्डियल सैक में आ गया। अब वो क्या होगा कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा जी, बाहर इतना प्रेशर है, वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो यूँ समझें कि अंदर ही अंदर जो है ना वो दबता जाएगा। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर ये हो सकती है, ठीक है। अब ये हो जाए ना तो फिर मतलब मुश्किल ही होता है, मतलब कि उसका सर्वाइवल रेट। खैर, पेरिकार्डियोसेंटेसिस की जा सकती है, इसमें एनाट्रोप्स दिए जा सकते हैं, ज़रा हार्ट बेहतर हो, सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अच्छा, फिर हमारे पास के जी पेपिलरी मसल रप्चर हो सकते हैं, ठीक है। अब वाल्वुलर डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो वाल्वुलर डिफेक्ट है, मैंने पहले भी बताया था, वो कौन सा होता है, माइट्रल रिगर्गिटेशन का होता है। कॉमन सी